हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, कॉल भी आती हैं कि सर, ये जो हम इनकम टैक्स का कोर्स कर रहे हैं अभी, और ये जो अभी हमने जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स कंप्लीट किया है, तो सर इस कोर्स को करने के बाद क्या हम अपना फॉर्म ओपन कर सकते हैं, अपनी टैक्स कंसल्टेंट फॉर्म ओपन कर सकते हैं सर कि नहीं कर सकते हैं सर। अभी तो हमारे पास नॉलेज भी नहीं है, या हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम अपना एक ऑफिस खोल के बैठ पाएँ। तो मैंने सोचा आज इस पे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस समय क्या कर रहे हैं। आप बीए, बीएससी, बीकॉम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या एमकॉम में है, एमबीए कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर आप अपने आप को आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कहाँ देखना चाह रहे हो। मीन्स देखिए, आपकी लाइफ है, आपका करियर है, तो इसकी जो भी डिसीजंस हैं वो आपके हाथ में है। आपको ये देखना है कि आज मुझे अपनी लाइफ से अपना करियर कैसे बनाना है, और मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ। आपके पास आज प्लान होना चाहिए कि आप अपने आप को 8 से 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो। उस हिसाब से आप ये जो कोर्स चल रहे हैं इसका यूज कर सकते हो। अगर आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हो, तो ये जितने भी लेक्चर्स अभी जीएसटी प्रैक्टिशनर के मेरे लेक्चर मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, और ये जो इनकम टैक्स का कोर्स चल रहा है, इससे बाहर कोई भी इंटरव्यू में, कोई भी जो भी इंटरव्यू आपसे ले रहा है आपका एम्प्लॉयर, इससे बाहर से नहीं पूछेगा, पूछ ही नहीं सकता है। तो इंटरव्यू के लिए सारी चीजें इन कोर्सेज में कवर्ड है। अब बात कर लेते हैं वो लोग जो खुद की फर्म, खुद का ऑफिस, खुद की लीगल कंसल्टेंसी फर्म ओपन करना चाहते हैं। उनका बड़ा कॉल आता है कि सर अभी तो हमें नॉलेज ही नहीं है, अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम कैसे अपना ऑफिस ओपन कर लें। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये नहीं कहा है, जब मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया था यूट्यूब पर, मैंने आपसे बोला था कि आपका जो भी करियर का ऑब्जेक्टिव है आप वो करते रहिए, लेकिन मैं आपको एक सोच दे रहा हूं, एक नया ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप लोग इसके बारे में भी सोच सको कि हाँ यार, इसमें भी करियर बनाया जा सकता है। कितने लोगों का कॉल मेरे पास पहले आता था जो बनना चाहते थे जीएसटी प्रैक्टिशनर, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो इसीलिए मैंने इन कोर्सेज को लॉन्च किया, ताकि मैं आपके सामने एक थॉट, ठीक है, एक कहते नहीं है कि एक वो प्लेटफॉर्म, एक वो ऑप्शन रखना चाहता हूं, ताकि आप सोच सको कि हाँ, ये भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे ही आप अपनी फर्म ओपन करेंगे रातों रात बस आपकी जो सक्सेस जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। नो, इट विल टेक टाइम। सभी चीजें टाइम लेती हैं, इसमें भी टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, तभी आप अपना फर्म इस्टेब्लिश कर पाएंगे। एक बात मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं, अपनी प्रैक्टिस करना, चाहे वो जीएसटी की फील्ड में हो, इनकम टैक्स की फील्ड में हो, इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या यह इम्पॉसिबल है? ऐसा भी नहीं है। हाँ, हर चीजों में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, इसमें भी लगेगा। तो मेरा ये मानना था, या मैंने सोचा क्यों ना मैं उन लोगों को जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स भी हैं, आप लोगों में से भी होगा, जिसको अभी तक ये नहीं पता होगा कि क्या करना है लाइफ में, अपने करियर में। उनके लिए मैंने ये कोर्स लॉन्च किया, ताकि मैं आपको एक थॉट दे सकूं कि ऐसे ऐसे आप अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं, और इन कोर्सेज को करने के बाद आप आराम से अपना लीगल कंसल्टेंसी, टैक्स कंसल्टेंसी फॉर्म ओपन कर सकते हैं। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स, तो मैं हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। और इस फील्ड में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो मेरा लाइव लेक्चर्स पड़ा हुआ है, लाइव लेक्चर मेरे चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उनको दूर करना है। तो एक सब पहली चीज़ ये करिए, अपने मन से डाउट हटा दीजिए, मुझसे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने ऊपर डाउट करना स्टार्ट करेंगे तो फिर तो हो चुका, फिर बाकी आपके ऊपर भरोसा कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं इसको ध्यान से देखिए, नॉलेज इंप्रूव करिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मेरे लेक्चर्स देखिए, अगर कोई और लेक्चर्स भी हैं जहाँ से और अच्छी नॉलेज मिल पा रही है तो वो भी देखिए। कहीं से भी नॉलेज मिले उसको अचीव करिए, उसको
ले लीजिए। नॉलेज तो फ्री बट रही है, आप जाओ और ले लो। उस नॉलेज को फिर यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। हम लोग ऐसा नहीं है कि बस ये कोर्सेज खत्म हुए फिर हम लोग अलग हो जाएंगे। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यही कहना था मुझे, अपने ऊपर बिलीव करना स्टार्ट करिए। आप अपनी फर्म ज़रूर ओपन कर सकते हैं, अपना ऑफिस ओपन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके पास ऑफिस ओपन करने का फंड नहीं है, घर से शुरू कर दीजिए, लेकिन शुरू करिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, कैपिटल गेन का पार्ट 2। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, आई होप आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल गेन का पार्ट 2। डिमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी, क्योंकि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा, मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा। बट एक जिद थी, एक जिद थी, और हजारों लाखों मतलब सालों साल से इंडस्ट्री में सिर्फ यही चलन था कि एक्टर तो, हीरो तो जो है ऐसा होता है। लेकिन सब ऑड सिचुएशंस के बावजूद भी गए। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, तो अलग क्या करूं, अलग क्या होना चाहिए। उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली। 3 साल मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की वहाँ पे, और अपनी एक क्राफ्ट के बारे में समझा कि एक्चुअली इस पर्सनैलिटी में अगर मैं लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, उसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्राफ्ट, उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही हवा में नहीं कि जैसे पहले होता था, अरे यार तो बहुत खूबसूरत दिखता, फिल्मों में जाके काम करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। किसी चीज़ को बारीकी से जानना, उसके लिए ट्रेनिंग की, एक्सपर्ट्स की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और उस चीज़ का सिर्फ कॉन्फिडेंस था मुझे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 10 साल या 20 साल या 30 साल के बाद नंबर ज़रूर आएगा मेरा। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूँ, उसमें अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूँगा, ऐसा कभी नहीं। जिस चीज़ का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना, तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। परीक्षा देनी पड़ती है आपको, जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो कि जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। ऑफ कोर्स स्ट्रगल में बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी। यू नो, आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना। आई थिंक, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना, हमेशा अपने आप को लाइफ में पुश करते रहो, और पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें पैशन के साथ लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पैशन से क्या होता है, जिस भी आप फील्ड में होते हैं उसकी डिटेलिंग्स मिलनी शुरू होती है, आपकी नॉलेज। जैसे मेरा मानना है कि आई एम सॉरी टू से, बट मेरा खुद का मानना है कि मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कैपिटल गेन का पार्ट 2। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट में देखा था कि कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है। तो उसका हमने एक फॉर्मूला देखा था, और ये देखा था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। तो उसमें सबसे पहले था कि भाई सेल कंसिडरेशन में से सेलिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई एग्जाम्पशन, ये सब लेस करते हैं, तो फिर आ जाता है हमारा
कैपिटल गेन। और हमने ये देखा था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें हम नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह पर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सेल कंसीडरेशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये आखिर में होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है समथिंग इन रिटर्न। आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी, उसके बदले में आपको जो कुछ मिला उसको कहते हैं कंसीडरेशन। सो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कंसीडरेशन रिसीव्ड, या तो मिल चुका है, या रिसीवेबल बाय द ट्रांसफरर, जो ट्रांसफर कर रहा है क्या, कैपिटल एसेट। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कंसीडरेशन कुछ भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, तो सबको हमें क्या मानना है, कंसीडरेशन। ठीक है, सो अब लिखा हुआ है कि अगर कंसीडरेशन इज रिसीव्ड इन काइंड, मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी बेची और बदले में आपने ले ली BMW, कोई कैश नहीं, कोई चेक नहीं, कोई गूगल पे नहीं, फोन पे नहीं, कुछ भी नहीं, आपने एक प्रॉपर्टी बेची और बदले में आपको मिल गई एक BMW। अब यहां पर आप कैसे निकालेंगे कंसीडरेशन, तो लिखा हुआ है FMV हो जाएगी आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। सर ये FMV का फुल फॉर्म क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू। जो भी कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर वाले दिन उसकी मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, वही बन जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसे कहते हैं। ये अपने नाम से ही खुद को डिफाइन कर रहा है। किसी भी कैपिटल एसेट को परचेज करने में, एक्वायर करने में जितना भी खर्चा आपने किया है वो हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, लिखा हुआ है द वैल्यू फॉर विच द एसेट वॉज एक्वायर्ड बाय द एसएससी। समझ गए, आपने कोई चीज परचेज करी, वो है आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब आपने एसी परचेज किया 20,000 रुपए का, फिर आपने उसको इंस्टॉल करवाने के लिए 5,000 रुपए अलग से दिए, तो अब आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हो गई 20,000 प्लस 5,000 यानी कि 25,000। ठीक है, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड किए जाते हैं। ये कहता है सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है, उसको आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं लेना है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ऐड नहीं करना है। इन सबको मिला के बन जाती है आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आम बोलचाल की भाषा में बोले तो परचेज वैल्यू। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होती है। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स कुछ नहीं होती है। आपने एक घर खरीदा जो 1 फ्लोर का था, अब आपने उसके ऊपर 2nd फ्लोर बनवाया, फिर आपने उसके ऊपर 3rd फ्लोर बनवाया। ये आप क्या कर रहे हो, ये आप इम्प्रूवमेंट्स करवा रहे हो उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन मेकिंग एनी एडिशन, इम्प्रूवमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, हाँ, लेकिन जो रूटीन खर्चा होता है उसको आप नहीं बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हल्का सा कहीं कुछ टूट फूट हो गई, ठीक है, भूकंप आया, आपको कोई दीवार चटक गई, आपने उसको रिपेयर करवा दिया, आपके घर का नल खराब हो गया, नल आपने ठीक करवा दिया, नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं। कोई एडिशन, कोई इम्प्रूवमेंट जिससे आपकी कैपिटल एसेट की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाए, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो यहां तक हमें समझ में आ गया फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन किसे कहते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसे कहते हैं, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किसे कहते हैं। अब जो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मूला देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और नॉर्मल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स की जगह पर हमने इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे हम, देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे गंगाधर, और जब गंगाधर में हम पावर को ऐड कर देते हैं तो फिर ये क्या बन जाते हैं, शक्तिमान। उसी तरह एक होती है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और उसमें जब हम इंडेक्सेशन की पावर को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये होता क्या है,
देखिए भाई, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी 10 साल पहले और आज आप उसको बेच रहे हो, ठीक है सर। तो जो सेल वैल्यू है वो तो आज की ले रहे हो आप, लेकिन जो परचेज की वैल्यू है वो आप 10 साल पहले की ले रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर होता है, ठीक है। जो सेकेंड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट हैज़ बीन इंकर्ड मैनी ईयर्स अर्लियर फ्रॉम द सेल कंसिडरेशन दैट हैज़ बीन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, अभी जल्दी रिसीव हो रहा है, विच इज़ अनफेयर फॉर द एसएससी। सेल कंसिडरेशन तो आप आज की ले रहे हो और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप ले रहे हो 10 साल पहले की। तो भैया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आज की पावर ऐड करो, यानी कि उसका इंडेक्सेशन करो, और इंडेक्सेशन करने के बाद वो बन जाएगी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसीलिए क्या लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में कि इंडेक्सेशन इज गिवन ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती हैं उसी केस में मिलता है हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट। और इंडेक्सेशन करने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। गंगाधर से शक्तिमान बनने के लिए क्या करना पड़ता था? गंगाधर को नाचना पड़ता था, तब वो बनता था शक्तिमान। उसी तरह नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को अगर आपको इंडेक्सेशन में कन्वर्ट करना है तो उसको भी घुमाना पड़ेगा, मतलब एक फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा। आइए देखते हैं उस फॉर्मूले को। सो फ्रेंड्स, इंडेक्सेशन के फॉर्मूले को समझने से पहले हमें समझना होगा कि इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, जैसे जैसे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है उसी हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट ने, आप कह सकते हो कि एक इन्फ्लेशन इंडेक्स हमें तैयार करके दे दी है। उस ईयर की वैल्यू उसके सामने लिखी हुई है। 2001-2 वो है बेस ईयर। उसके बाद आप देखिए, जैसे जैसे ईयर इंक्रीज हो रहे हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है। और 2020-21 का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो कितना है? 301 है। अगर मुझे 2002-2003 का देखना है तो वो उसके सामने लिखा हुआ है 105, 2004-5 का 113, 2005-6 का 117। इसी तरह जिस भी ईयर का इन्फ्लेशन इंडेक्स हमें देखना है तो हमें बस क्या करना है, इसी टेबल के सामने जाके उसकी वैल्यू ले लेनी है। बहुत ईजी है, ये समझ में आ गया। अब इसी का यूज़ होना है इंडेक्सेशन के फॉर्मूले में। फॉर्मूला बहुत इजी है। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको ले लीजिए, या जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें हमें इंडेक्सेशन की पावर ऐड करनी है। वो कैसे ऐड करेंगे? देखिए, इसमें से इंटू करिए। क्या इंटू करना है? इंटू करना है जिस ईयर में आप कैपिटल एसेट बेच रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसकी इन्फ्लेशन इंडेक्स ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए जिस भी ईयर में आपने वो कैपिटल एसेट परचेज करी थी, एक्वायर करी थी। खत्म, लग गई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंडेक्सेशन की पावर। ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये वैल्यू होगी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो है 1 लाख रुपए। इसको जो मैं बेच रहा हूँ 2018-19 में, और मैंने इसको परचेज किया था 2008-9 में। तो ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मुझे इसको मतलब इसमें इंडेक्सेशन की पावर ऐड करनी है। मतलब मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, मुझे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए। तो मैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है मेरी? 1 लाख रुपए। और जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है, क्या लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। तो किस ईयर में मैं सेल कर रहा हूँ? 2018-19 में। तो 18-19 की जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो है 280, और मैंने परचेज किया है 2008-9 में। तो 2008-9 की जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो कितनी है? 137, ठीक है। मुझे वैल्यू मिल गई। अब मैं इसको इंटू करूँगा ईयर ऑफ ट्रांसफ़र और डिवाइड करूँगा ईयर ऑफ परचेज। तो जब मैंने इसको इंटू करके डिवाइड किया तो जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई वो कितनी आ गई? 2,04,379, 204,379, ठीक है। तो ये जो निकल के आई ये होती है हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नहीं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से इंडेक्सेशन कैसे लगाना है। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो उठा लीजिए, इंटू कर दीजिए जिस ईयर में आप सेल कर रहे हैं उसकी इन्फ्लेशन इंडेक्स, और इसको डिवाइड कर दीजिए जिस ईयर में आपने परचेज किया है। ख़त्म, निकल गया आपका इंडेक्सेशन, ठीक है। बहुत इजी फॉर्मूला है,
कोई कन्फ्यूज़न हो आप रिवाइज करिए, फिर से देखिए, फिर भी कन्फ्यूज़न रह जाए तो मुझसे पूछिए। चलते हैं आगे। अभी फ्रेंड्स हमने देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में हमें इंडेक्सेशन लगाना होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी कैपिटल एसेट हैं जिनमें इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं होता है। यानी चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, हमें इंडेक्सेशन नहीं लगाना है। वो कौन कौन सी एसेट हैं? एक तो हमारा हो गया जीरो कूपन बॉन्ड, अगर कोई बॉन्ड है, डिबेंचर है तो वो, कोई स्लम सेल हो रही है तो वो, कोई ऐसी एसेट जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं यानी कि डेप्रिसिएबल एसेट, तो उस पर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, और कोई जो शेयर डिबेंचर्स होते हैं जो कोई नॉन रेसिडेंट एक्वायर करता है, ठीक है, फॉरेन करेंसी में, तो उस पर भी कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये वो एसेट हैं जिन पर हमें इंडेक्सेशन नहीं लगाना है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है और नॉर्मल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेनी है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया है, अब हम चलते हैं आगे। और फ्रेंड्स, एक ऑप्शन होता है हमारे पास, अगर हमने कोई कैपिटल एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज करी है, ठीक है, सपोज हमने परचेज करी है 1995 में, 1995 में, तो हमारे पास ऑप्शन है, तो या तो हम ओरिजिनल ले लें जो 1995 की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, या तो हम वो ले लें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या फिर उस कैपिटल एसेट की 1 अप्रैल 2001 को जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वो हम ले सकते हैं। सरकार ने हमें ऑप्शन दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1995 या 96 या 97 उसमें ज़्यादा होगी या 2001 में ज़्यादा होगी, आप बताइए। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कैपिटल एसेट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो अब ये डिपेंड करता है, अगर 2001 से पहले की वैल्यू लेने में आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप पहले की वैल्यू ले लीजिए, और अगर 1/4/2001 की एफएमवी लेने में फ़ायदा हो रहा है तो आप वो ले लीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपने कैपिटल एसेट परचेज करी है कब, 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 1 अप्रैल 2001 की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वो ले सकते हैं। अब जिसमें भी आपका कैपिटल गेन कम आ रहा है, अगर कैपिटल गेन कम आएगा तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कभी आपका कोई क्लाइंट आए, वो आपसे पूछे कि सर मुझे किस में फ़ायदा होगा, तो जिसमें कैपिटल गेन कम आएगा वो ले लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, ये भी ऑप्शन है। और किस केस में ऑप्शन है? जो कैपिटल एसेट आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर करी है, उसी केस में ये ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे।